Hello and welcome to IMS Academy. This is your Nitin Bhaiya and today we are going to start the rest portion of the chapter life process. चलिए बच्चों, लेकिन बाकी के जितने भी इसमें टॉपिक बचे हुए हैं उनको करने से पहले एक टॉपिक जो कुछ बच्चों के कमेंट बॉक्स में डाउट्स आए थे कि भैया एक बार एक जो हार्ट का टॉपिक है वो एक बार हमें डिटेल में दोबारा से बता दीजिए। कुछ टॉपिक्स उनको समझने थे, जानने थे और एक दो चीजें उन्होंने एक्स्ट्रा में पूछी थी, वो आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। और डेफिनेटली हार्ट का ये कॉन्सेप्ट है, बच्चों को थोड़ा देर में ही समझ में आएगा क्योंकि दिल जो है ये बच्चों का थोड़ा सा देर में ही समझ आता है। चलिए, हार्ट बात करते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले जब भी आपको इसके बारे में लिखना है तो इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड टू द ऑल द पार्ट्स। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। और जनरली इसके साइज की हम बात करें तो जब आप मुट्ठी बंद करोगे तो एक फिश जितना साइज जो होता है उतना ही साइज पाया जाता है एक हार्ट का। नाउ इट हैज द 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर इसमें मेनली पाए जाते हैं। एक ये होगा लेफ्ट एट्रियम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल। चलिए, द अपर चैम्बर आर कोल्ड द एट्रिया एंड द लोअर चैम्बर आर कोल्ड द वेंट्रिकल। जो ऊपर वाले होते हैं उनको एट्रियम कहा जाता है और जो नीचे वाले होते हैं उनको वेंट्रिकल कहा जाता है। दिस इज एट्रियम एंड दिस इज वेंट्रिकल। अब इसमें बात करें तो ये दोनों एक पर्टिकुलर वॉल से अलग होते हैं और उस वॉल का नाम क्या होता है? सेप्टम होता है। ये आप देख सकते हैं सेप्टम, इसके थ्रू अलग होते हैं। राइट वाला पोर्शन अलग होगा और लेफ्ट वाला पोर्शन अलग होगा। चलिए, अब इसमें मेनली मैं आपको फंक्शन बता देता हूं किस तरीके से ये काम करेगा। ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। अगर इसके फंक्शन की हम बात करें तो हमने जब रेस्पिरेशन टॉपिक कवर किया था तो उसमें हमने पढ़ा था एल्वियोलिस के बारे में, जो एयर को स्टोर करके रखती है, जो एयर पैकेट्स होते हैं। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और इधर जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बच्चों को कुछ लगेगा कि सर वेन तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन ब्लड कभी भी कैरी नहीं करती, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी आपको भी बताया गया था उस वीडियो में कि पल्मोनरी एक इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और वो एल्वियोलिस से या लंग से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां पे पहुंचाएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको एक प्रेशर मिलेगा जिससे वो ओर्टा के थ्रू होता हुआ हमारी पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। बॉडी पार्ट्स में आपको ऑलरेडी पता है आर्टरीज जो है वो काम करेगी, क्योंकि आर्टरीज जो है थिक वॉल्ड होती है, प्रेशर ज्यादा होता है उनके अंदर इस टाइम पर ब्लड में, तो उनका जो वॉल्स होता है वो थिक पाया जाता है, आसानी से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। और फिर फाइनली कैपिलरीज जो बहुत ज्यादा पतली होती है वो स्पेसिफिक जगह तक पहुंचा देगी पूरे ब्लड को। फिर रेस्पिरेशन होगा जिसमें एक प्रोडक्ट निकलता है, बाई प्रोडक्ट CO2। वो CO2 जो है वो कैरी होगा लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट। दिस इज इंफीरियर वेना कावा के थ्रू लोअर बॉडी पार्ट से और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू अपर बॉडी पार्ट से वो जो CO2 है या जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट में आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी आपको बताया गया था कि जनरली आर्टरीज हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी। इसके थ्रू वो वापस से जो CO2 है वो जाएगी एल्वियोलिस तक, एल्वियोलिस उस CO2 को लेगी और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आएगा वापस से और फिर ये प्रोसेस वापस से रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है और पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो हो जाता है और वो ऑक्सीजन जो फ्लो होती है उस ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन में जो फूड है वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी बन जाती है। चलिए, ये आप देख सकते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। ये दिखाया गया पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये सेप्टम जिसके थ्रू ये अलग हो रहा है। दिस इज इंफीरियर वेना कावा जिससे नीचे की बॉडी पार्ट का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आएगा और ये अपर वेना कावा ये वाला जिससे जो
ऊपर वाली बॉडी पार्ट का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इसमें हार्ट के अंदर जाएगा। ये डबल सर्कुलेशन, ये वाला डायग्राम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या होगा, ये लंग्स है, यहाँ पे एल्वियोलिस के अंदर जो है वो एयर स्टोर होती है। अब ये हार्ट जो है वो काम करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड आया एट्रियम से, फिर वेंट्रिकल से, और फिर इधर से होता हुआ ये कहाँ चला गया, पूरा बॉडी पार्ट में चला गया तरीके से। फिर बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद जब रेस्पिरेशन हुआ और CO2 निकला, तो वो CO2 इधर वेना कावा के थ्रू और इधर ऊपर से, ऊपर वाले पार्ट से जो अपर बॉडी पार्ट है उसका जो सुपीरियर वेना कावा होगा, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड इधर राइट एट्रियम में आया, फिर वेंट्रिकल में, और फिर वापस से वो लंग्स को चला गया। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन, 2 बार सर्कुलेशन पाया जाता है ब्लड का। तो इसलिए कहते हैं कि हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन जो है वो ब्लड का करता है। तो ये डायग्राम आप सभी के एनसीईआरटी बुक में है, सभी को ध्यान से देख लेना है। जो भी दुख तकलीफ परेशानी आपको आती है आप पूछ सकते हैं, लेकिन दिल का टॉपिक है मेरे बच्चों, आपको देर से समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से करना, ये मेरी आप सभी से एडवाइस है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, वर्किंग ऑफ हार्ट। ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं, एक बार आप इसको ध्यान से दोबारा से देख सकते हैं। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द पल्मोनरी वेन, जब पल्मोनरी वेन में ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद एक्सपेंड होके इसके थ्रू फ्लो कर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको पंप करता है ओर्टा से, और ओर्टा से वो पूरे बॉडी पार्ट में चला जाता है, जैसे हमने डायग्राम में देखा है। आप सभी जब इसको पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में अपना ये डायग्राम ओपन कर सकते हो, तो साथ साथ आप इसको पढ़ के उससे कनेक्ट हो सकते हो डायग्राम से, तो ज्यादा आपको इसकी फंक्शनिंग समझ आएगी। आफ्टर सर्कुलेशन ऑल द पार्ट्स, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा थ्रू द वेना कावा, राइट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर फाइनली जो वेंट्रिकल है वो उस ब्लड को पंप करेगा लंग्स तक, और वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये सभी दिमाग में बिठा लो सही से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द लंग्स CO2 इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस से वो ही प्रोसेस को रिपीट करेगा। चलिए अब इसके टॉपिक पे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार चलता है एक ही साइकिल के अंदर, इसलिए डबल सर्कुलेशन में कहा जाता है। लिम्फ का क्या काम होता है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है वहां ये पाया जाता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा, प्लाज्मा से ये बनता है जो कि कैपिलरीज से निकला है। लिम्फ जो है वो ड्रेन होता है इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज विच फॉर्म्स द लिम्फ वेजल्स एंड जॉइंस द लार्ज वेन्स, जो बड़ी बड़ी वेन्स है उससे ये कनेक्ट हो जाता है। इसमें आपको इसकी डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए, मोस्टली एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछी गई है, यहां से एज सच बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। lymph transport the digested fats and the drains excess fluids from the intercellular space back into the blood, उसको वापस से वो ब्लड में पहुंचा देता है। it contains lymphocytes which kills the germs, इसमें lymphocytes पाए जाते हैं जो कि जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। चलिए हार्ट की अगर हम बात करें, यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन कई बार आपका बन सकता है, तो एक बार आप इसको देख सकते हो। अगर मैमल्स में हार्ट की हम बात करें तो बर्ड्स जो है उनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और लेफ्ट एंड राइट साइड जो होती है वो सेपरेट होती है सेप्टम के थ्रू। अगर हम हार्ट की बात करें एम्फीबियंस में, तो उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और उसमें मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाती है कई बारी, बिकॉज दे डू नॉट यूज द एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो उनका बॉडी टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना बाहर का है, वो कई बार उसको यूज नहीं करते ताकि उनका बाहर से थोड़ा डिफरेंट पाया जाए टेम्परेचर, ऐसा उनके केस में नहीं पाया जाता। फिसिस वाला यहां से पूछा जाता है 1 मार्कर में, दे हैव ओनली द 2 चैम्बर्ड हार्ट, उनका केवल 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होता है, एंड ब्लड इज ऑक्सीनेटेड इन द गिल्स, जो ऑक्सीनेटेड होता है ब्लड उनका वो कहां होता है? गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स से होता है। चलिए एनसीईआरटी में मेंशन है ये टॉपिक आपका। अब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम, मेनली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो वाटर है या फूड है उसका एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, और ये जो काम होता है प्लांट्स के अंदर ये जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम मेनली वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है रूट्स के थ्रू,
लेकिन फ्लोएम फूड को, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इट ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स एंड द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द ऑल द पार्ट्स। रूट से बाकी सभी जगह तक मिनरल्स को और पानी को पहुंचाने का काम जाइलम के थ्रू होगा प्लांट्स के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेजल्स, इसमें जाइलम वेजल्स पाई जाती है एंड ट्रैकेट्स पाए जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट्स बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें गैसेस और फ्लूइड्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को जब चलते हैं तो उसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। देन ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड। ट्रांसपिरेशन के दौरान एक सक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है जिससे पानी ऊपर की तरफ फ्लो कर पाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ट्रैकेट्स, दिस फंक्शन बोथ सपोर्ट एंड द वाटर, ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये इसमें दिखाया गया है, जैसे रूट्स है तो एक सक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ को जिससे पानी ऊपर की तरफ को जाएगा, और यहाँ सभी में जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है तो वहां पे पानी का रिक्वायरमेंट रहेगा फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, तो वो पानी रूट से और यहाँ तक पहुंच पा रहा है जाइलम के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है मेनली वो काम करता है फूड का। लीव्स पर जो बना फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान उसे प्लांट्स के बाकी सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन। इसको कहा जाता है इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम जो है वो सीव ट्यूब्स का बना होता है, ये आप याद रख सकते हो, वन मार्कर में पूछ सकते हैं कि फ्लोएम जो बना होता है वो सीव ट्यूब्स का बना होता है और कंपेनियन सेल्स का। जैसे ट्रैकेट्स का बना हुआ था हमारा जाइलम, लेकिन ये सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का बना होता है। फूड फ्रॉम द लीव्स इज द ट्रांसफर टू द जाइलम बाय द एनर्जी of ATP molecule. Due to the osmotic pressure, water enters the phloem and helps in the transport of food. ये सभी जो डायग्राम है, ये डायग्राम को एक बार आप ध्यान से देख सकते हो। हालांकि एग्जाम में यहां से कम पूछा जाता है, लेकिन एक बार इसकी प्रैक्टिस आप सभी को करनी है। ये वाले डायग्राम में ये सिव प्लेट्स होती है, ये सिव एलिमेंट, इसको सिव एरियाज कहा जाता है, और ये जो होती है साइड में, दिस इज नोन एज द कंपेनियन सेल। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इस प्रोसेस में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान हमारी बॉडी में बनता है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस में। डिफ्यूजन क्या होगा कि अगर सेल के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को CO2 जाएगी। डिफ्यूजन इसी का मतलब होता है। तो इसमें क्या होगा, सेल से वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। चलिए ये फिगर में दिखाया गया है कि किस तरीके से चीजें मिक्स हो रही है या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को जाके मिक्स होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। और जो वेस्ट मटेरियल होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट मल्टीसेलुलर बॉडी में बनता है, किस तरीके से वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ द टू पेयर ऑफ किडनी। ये किडनी होती है जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और अ पेयर ऑफ द यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर। इसमें यूरेटर पाया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा पाया जाता है। ईच किडनी हैज अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन ही बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है जिसे फिल्टरेशन यूनिट कहा जाता है, जिसकी वजह से ही जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर कर पाती है। और किडनी जनरली पीछे की तरफ पाई जाती है, जिनका साइज लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है। चलिए ये डायग्राम 100% एग्जाम में आता है, इसका प्रैक्टिस सभी को करना है। ये किडनी, ये डायग्राम आप ये वाला देख सकते हैं, ये किडनी। नाउ दिस इज यूरेटर। ये नर्व यूरेटर कहलाती है, जिसके थ्रू यहां से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज नोन एज दिस पार्ट, इसमें कलेक्ट हो जाता है। और फिर दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। और फिर दिस पार्ट इज नोन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से फिर वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपको डायग्राम याद रखना है। मेनली इसमें आपको ये किडनी बनाना है, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा।
और ये डक्ट है कुछ जो ब्लड में अगर थोड़ा भी पानी अभी है तो उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो इसकी प्रैक्टिस सभी को अच्छे से करनी है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए नाउ लास्ट टॉपिक आ जाता है नेफ्रॉन। सबसे पहले नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके डायग्राम की बात करेंगे। ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, जो कि एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। इसमें हर एक नेफ्रॉन में कप जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इसकी बात की जा रही है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। कोल्ड द बाउमैन कैप्सूल कंटेनिंग द बंडल ऑफ द कैपिलरीज। हर एक नेफ्रॉन में कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बाउमैन कैप्सूल कहते हैं, और उसमें बहुत सारी कैपिलरीज पाई जाती है जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है। बाउमैन कैप्सूल लीड्स टू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच जॉइंस इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये बाउमैन कैप्सूल एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है जो कि बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट से आपस में जुड़ा हुआ है। रीनल का मतलब होता है यहाँ पे किडनी। रीनल साइंटिफिक नेम होता है किडनी का। जैसे एक टेस्ट होता है जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, तो उसे आरएफटी भी कहा जाता है, रीनल फंक्शनल टेस्ट। तो रीनल जो है वो साइंटिफिक नेम है किडनी का। तो रीनल से कंफ्यूज मत होना आप लोग कि क्या वर्ड आया ये। रीनल आर्टरीज ब्रिंग्स इनटू द नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक द अमोनिया। जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन रहा है, अमोनिया, यूरिया, ये सभी हमारा रीनल आर्टरीज से हमारा पहुंचाया जाता है नेफ्रॉन में। इट फिल्टर्स द वेस्ट एंड वाटर विच passes through the tubular structure known as the collecting duct। ये सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचाने के बाद the waste then passes through the ureter। यूरेटर में ये पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि यूरेटर से पहले ही तो किडनी है और किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन पाए गए हैं। फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में वो इकट्ठा होकर यूरेथ्रा से यूरिन पास हो जाता है। एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, जो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि कई बार ये हुआ है कि कुछ पेशेंट्स जिनका किडनी फेल हो जाता है, उनमें फिर वो डायलिसिस कराते हैं, क्योंकि ये नेफ्रॉन में कुछ ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से ये फिल्टर नहीं कर पाते। फिर वो आर्टिफिशियल फिल्टरेशन कराते हैं, उसमें पूरा बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये जो वेस्ट है आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें सारा बॉडी से ब्लड को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये वेस्ट जो है सारा ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर नया ब्लड वापस से बॉडी के अंदर डाला जाता है। नाउ यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक द अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोल्ट रीएब्जॉर्ब बाय द कैपिलरीज। लेकिन अभी भी इस वेस्ट में अगर कुछ यूजफुल मटेरियल है तो वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड गोज इनटू द रियल वेन, और वो रियल वेन में पहुंचा दिया जाता है। चलिए अब डायग्राम पे आ जाते हैं। दिस इज द डायग्राम, दिस इज बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस जो बहुत सारी डक्ट से आपस में जुड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आगे जाके ये बहुत सारी डक्ट से जुड़ा हुआ है। नाउ दिस इज एट्रियोल फ्रॉम द रीनल आर्टरी एंड दिस इज एट्रियोल फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अब ये जब जाएगा इधर से ब्लड, और इसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल है जब वो बाहर निकाला जाएगा, तो इसमें ये डक्ट होती है जो अगर उस वेस्ट मटेरियल में जितना भी पानी बचा हुआ है उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो डक्ट्स में पहुंचा के फाइनली यूरेटर के थ्रू वो कहां पहुंचा दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है। तो इसकी स्टडी आप सभी को ध्यान से करनी है। कोई भी इसमें आपको दुख तकलीफ परेशानी हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो होता है, तो प्लांट्स में भी कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है जो स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से बाहर उन प्लांट से बाहर निकाल दिया जाता है। स्टोमेटा मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ा था इसकी फर्स्ट वीडियो में बताया था। टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स पर पाए जाते हैं, और इसमें जो प्लांट्स होते हैं इनमें वेस्ट मटेरियल का काम कौन करते हैं, CO2 वगैरह या O2, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो प्लांट्स है वो CO2 को बाहर निकालते हैं, लेकिन रात के टाइम पर वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो प्लांट्स के अंदर बन रहा है, ये स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और स्टोमेटा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल्स करता है। तो बच्चों ये सारे टॉपिक जो है आपको ध्यान से करने हैं, और जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं सारे डाउट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए या कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए देखते रहिए IMS अकेडमी और जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।